Okay, good morning to all of you. Welcome to our 11th history class. So, the Caliphate, expansion, civil wars, and sect formation, paragraph 3rd. In all the conquered provinces, the caliphs imposed new administrative structure headed by governors called amirs and tribal chieftains called ashraf. The central treasury called Beth al-Mal obtained its revenue from taxes paid by Muslims as well as its share of the booty from raids. The Caliph soldiers, mostly Bedouins, settled in camp cities at the edge of the desert, such as Kufa and Basra, to remain within reach of their natural habitat as well as the Caliph's command. The ruling class and soldiers received shares of the booty and monthly payment atta. The non-Muslim population retained their rights to property and religious practices on payments of taxes, kharaj and jizya. Jews and Christians were declared protective subjects of the state dhimmis and given a large measure of autonomy in the conduct of their commercial affairs. Now, in all the conquered provinces means जीते गए सभी प्रांतों प्रोविंस मीन्स प्रांत एरिया क्षेत्र तो जीते गए सभी प्रांतों में खलीफाओं ने नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लागू किया यानी कि नया एडमिनिस्ट्रेटिव को अपन हिंदी में अगर कहते हैं तो हिंदी वर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव का होता है प्रशासनिक तो खलीफाओं ने नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लागू किया जिनके अध्यक्ष गवर्नर जिनको अमीर कहा जाता था और कबीलों के मुखिया जिनको अशरफ कहा जाता था ये लोग थे और जो सेंट्रल ट्रेजरी थी यानी कि केंद्रीय राजकोष जहाँ पे जो अपने सेंट्रल ट्रेजरी होती है जो खजाना होता है अपना स्टेट ट्रेजरी भी है फॉर एग्जांपल आज के जैसे राजस्थान स्टेट है तो स्टेट ट्रेजरी है और अपना इंडियन ट्रेजरी भी अगर अपन नेशनल लेवल के ऊपर देखें तो सेंट्रल ट्रेजरी भी है तो जो सेंट्रल मींस केंद्रीय और ट्रेजरी मींस खजाना या अपन उसको खजाना सबका होता है तो राजकोष इसलिए जो सेंट्रल ट्रेजरी जिसको बैत अल माल भी कहते थे मतलब अरबी के अंदर कहते हैं वो अपना रेवेन्यू मुसलमानों द्वारा अदा किए जाने वाले टैक्सेस से और इसके अलावा जो वो धावे बोलते थे लूटने के लिए जो धावे बोलते थे उससे मिलने वाली लूट में अपने हिस्से से प्राप्त करता था यानी कि एक तो मुसलमानों से मिलने वाले टैक्सेस और दूसरे जो लूट में जो माल मिलता था उससे वो हिस्से किया करते थे अब खलीफा के सैनिक जिनमें अधिकतर बेदुइन थे बेदुइन कौन थे अपन ने पढ़ा है पीछे आप नहीं है तो आप एक बार और पढ़ लेना पीछे पढ़ा हुआ है कि बेदुइन क्या थे और नहीं समझ में आया तो मुझसे वापस पूछो बेदुइन थे रेगिस्तान के किनारों पर बसे शहरों हाँ रेगिस्तान के किनारों पर बसे शहरों जैसे कूफा और बसरा में कैंप्स लगाकर वो रहते थे जिससे कि वो अपने उनका जो घर है उसके निकट और खलीफा की जो कमांड है उसके अंतर्गत बने रहे यानी कि मतलब वो ऐसी जगह बसे हुए थे जहां से वो अपने घर भी उनके ज़्यादा दूर नहीं थे ठीक है और खलीफा का जो कमांड आता था यानी कि खलीफा की तरफ से कोई अगर ऑर्डर आया तो वो ऑर्डर भी उनको ईजिली मिल जाए यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगे उनको वो ऑर्डर मिलने में तो वो ऐसी जगह पे कैंप लगा करके रहते अब जो रूलिंग क्लास थी यानी कि शासक वर्ग जो था और सैनिकों
शासक वर्ग और सैनिकों में लूट का हिस्सा मिलता था, यानी कि जो भी लूट हुई वो लूट क्या थी, जो रूलिंग एलिट्स हैं उनको भी मिलेगा और जो सैनिक है उसका उसमें से हिस्सा उनको भी मिलेगा। और मंथली पेमेंट जिसको अता बोलते हैं वो भी दी जाती थी, मंथली पेमेंट भी दी जाती थी और जो लूट जो होती थी उसका जो हिस्सा होता था वो भी बांटा। गैर मुस्लिम लोगों, अब जो मुस्लिम नहीं थे तो उनको बोलते गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम लोगों द्वारा जो टैक्स जैसे खराज और जीजिया को अदा करने पर उनका संपत्ति का और धार्मिक कार्यों को संपन्न करने का अधिकार बना। यानी कि जो लोग गैर मुसलमान थे, जो मुस्लिम नहीं थे, वो जब ये दोनों टैक्स जब वो ये टैक्स खराज और जजिया दे देते थे तो उनकी संपत्ति और उनके जो धार्मिक कार्य थे, जो भी वो दूसरे धर्म के थे, गैर मुस्लिम थे, तो जो वो धार्मिक कार्य थे तो वो उनको संपन्न कर सकते थे। यानी कि टैक्स देने के बाद ही वो उन कार्यों को संपन्न कर सकते थे। अगर टैक्स नहीं दिया है तो आपकी प्रॉपर्टी भी सुरक्षित नहीं है और आप आपके धार्मिक कार्य भी नहीं कर सकते। ठीक है। यहूदी यानी कि ज्यूज और क्रिश्चियंस, ज्यूज और ईसाई जो थे वो स्टेट के अंदर क्या थे, संरक्षित लोग थे, यानी कि प्रोटेक्टिव पीपल। वो प्रोटेक्टेड लोग थे, उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जाता था और उनको बोलते हैं, क्या कहते थे जब किसी को प्रोटेक्शन देते हैं तो उसको अरबी के अंदर क्या बोलते हैं, धीमीस। वो ईसाई और यहूदी या यहूदी और ईसाई स्टेट के प्रोटेक्टिव यानी कि संरक्षित लोग घोषित किए गए और अपने सामुदायिक कार्यों को करने के लिए उन्हें काफी अधिक स्वायत्ता दी गई और प्रोटेक्टिव लोग घोषित किए गए और उनको उनके जो भी सामुदायिक जो भी उनके कम्युनिटी वर्क्स हैं, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो या और कोई दूसरे रिलेटेड वर्क्स हो, उनमें उनको काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई कि वो सारे काम एक तरह से सारे काम वो कर सकते। एनी क्वेश्चन इन दिस पैराग्राफ? कोई क्वेश्चन है आप पूछना है आपको? अगर क्लियर है तो बोल दीजिए सर इट इज क्लियर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी, मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी मीन्स होता है, ये आपको इसका हिंदी मीनिंग अगर अपन देखते हैं तो हिंदी मीनिंग का मतलब होता है इसका स्वायत्ता। स्वायत्ता मीन्स आपका मीन्स ये, जैसे फॉर एग्जांपल मैं राजा हूं और आप जो 5 जने बैठे हैं आप मेरी जनता है, उसमें से मैंने एक को छूट दे दी कि आप कुछ भी काम कर सकते हो, आप कुछ भी काम करेंगे, बट रूल क्या होगा, मेरा ही। आपको काम करना है सारे कर सकते हो आप कुछ भी, बट मेरे अंडर में, मतलब मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, मेरे रूल के मुताबिक आप कुछ भी कर सकते हो, मेरा रूल नहीं तोड़ सकते, आप फ्री हो करने के लिए। बट बाकी जो 4 हैं, अगर मैंने उनको मना कर दिया कि आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर वो वैसा नहीं कर सकते। स्वायत्ता का मीन्स ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि आपको छूट दी जाती है कि आप काम कर लीजिए, बट अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे अपने गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर है, ऑटोनॉमस कॉलेज है, सोफिया कॉलेज अजमेर है, ऑटोनॉमस कॉलेज है, दे कैन कंडक्ट देयर एग्जाम्स, वो अपने एग्जाम्स खुद कंडक्ट कराते हैं, बट अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी, दैट इज MDS यूनिवर्सिटी, अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट एंड अंडर द एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री। क्लियर? वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं, बट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर?
गॉट इट? एनी क्वेश्चन? चले नेक्स्ट पैराग्राफ पे। पॉलिटिकल एक्सपेंशन and unification did not come easily to the Arab tribesmen. With territorial expansion, the unity of the Ummah became threatened by the conflicts over the distribution of resources and offices. The ruling class of the early Islamic state comprised almost entirely the Quraysh of Makkah. The third caliph, Uthman, 644 to 56, also a Quraysh. This further intensified the Makkan character of the state and the conflict with the other tribesmen. Opposition in Iraq and Egypt combined with opposition in Medina led to the assassination of Uthman. With Uthman's death, Ali became the fourth caliph. अब पॉलिटिकल एक्सपेंशन यानी कि राजनीतिक विस्तार और यूनिफिकेशन यूनिफिकेशन मीन्स एकीकरण, यूनिटी जिसको बोलते हैं, एकता जिसको बोलते हैं। तो यूनिफिकेशन का मीनिंग हो गया एकीकरण। तो पॉलिटिकल एक्सपेंशन एंड यूनिफिकेशन का जो कार्य अरब कबीले सरलता से नहीं कर पाए, तो क्या हुआ, जो एरिया था, एरिया के विस्तार से अब जितना एरिया बढ़ता गया, ठीक है, अब ये एरिया तो बढ़ाते गए, उससे क्या हुआ, जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिशियल्स है, यानी कि ऑफिसर्स के जो पोस्ट होती है, ऑफिसर्स की जो पोस्ट होती है वो भी बढ़ने लगे। और उसी के कारण क्या हुआ, झगड़े उत्पन्न होने लग गए कि भाई ऑफिसर बनने के लायक तो मैं भी हूं, या मेरे कबीले से किसी को ऑफिसर नहीं बनाया, उसके कबीले से ऑफिसर बना, उसके कबीले से दो को ऑफिसर बना दिया, हमारे कबीले के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कि अफसर पर, ऑफिसर के पोस्ट पर बन सकते हैं, बैठ सकते हैं, बट हमारे कबीले से नहीं चुने, दूसरे कबीले से चुन लिए। तो इस तरह से क्या हुआ, और रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज इस कबीले को तो ज्यादा रिसोर्सेज मिल रही हैं, मेरे कबीले को कम रिसोर्सेज मिल रही हैं। इन सब चीजों से क्या होने लगा, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लग गए या झगड़े पैदा होने लग गए, और इससे यूमा जो बिलीवर्स थे, जो विश्वासी थे, जो इस्लाम के, उनके लिए ये एक तरह से खतरा बन गया। प्रारंभिक यानी कि शुरू के इस्लामिक राज्य के शासन में मक्का के कुरैश लोगों का ही बोलबाला था। अब देखिए, स्टार्टिंग में जब इस्लामिक राज्य था तो वहां पे जो मक्का के लोग जो थे, जो कि कुरैश जाने जाते थे, उन्हीं का ही बोलबाला था वहां। तीसरा खलीफा जो कि उस्मान था, 644 से लेकर के 56, वो भी एक कुरैशी था, वो भी क्या था, कुरैशी था। और उसने अधिक कंट्रोल प्राप्त करने के लिए प्रशासन को अपने ही आदमी से भर दिया। अब ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने के लिए अब उसने क्या किया, अपने ही आदमियों यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को किससे भर दिया, कुरैश लोगों से भर दिया, अपने ही आदमियों, मीन्स उसी की जो ट्राइब थी, उसी के जो लोग थे, कुरैश लोग थे, उन्हीं से उसको भर दिया। तो अब दूसरे जो थे, अब वो तो कहेंगे ना कि भाई, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई हमारे लोग भी क्या है, हमारे भी तो लोग हैं, उनको भी तो पद दो, उनको भी तो पोस्ट दो। इससे जो स्टेट का जो मैकन स्ट्रक्चर था और अधिक जोरदार हो गया, क्योंकि मक्का के रहने वाले थे कुरैश, और सारे मक्का के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन भर गए, कुरैश। रिजल्ट ये रहा, अब रिजल्ट क्या हुआ, जो दूसरे कबीलों के साथ झगड़े पैदा हो गए। अब रिजल्ट ये रहा कि दूसरे कबीलों के साथ झगड़े पैदा हो गए। क्यों? क्योंकि एक जगह तो सब क्या, कौन भर गए, कुरैश ही कुरैश। अब रिजल्ट ये हुआ कि दूसरे कबीले वाले
जो ये कहते थे कि भाई हमारे पास भी लोग हैं जो ऐसे जो ऑफिशियल पोस्ट के ऊपर बैठ सकते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठ सकते हैं, तो उनको नहीं दिया गया चांस और खाली मैकन्स के जो कुरैश थे उनको दे दिया गया चांस। तो इससे दूसरे कबीलों के साथ क्या होने लग गए, झगड़े शुरू हो गए। इराक और इजिप्ट, जो कि इजिप्ट का पुराना नाम ध्यान रखना आगे बहुत काम में आएगा, मिस्र बोलते हैं इसको, ठीक है। इजिप्ट का ओल्ड नेम है मिस्र। इराक, इजिप्ट में तो विरोध था ही, इराक और इजिप्ट में तो इस बात का विरोध था ही, अपोजिशन तो था ही। अब अपोजिशन कहां पे और शुरू हो गया, मदीना में भी अपोजिशन होना शुरू हो गया इस बात को लेकर। और इसी अपोजिशन विरोध के चलते क्या हुआ, जो उस्मान था, जो थर्ड खलीफा था, उसकी हत्या कर दी गई। एसेसिनेशन मींस उसकी हत्या कर दी गई। और उस्मान की डेथ के बाद जो चौथा खलीफा बना वो था अली। क्लियर? कोई क्वेश्चन इसमें से, कोई कहीं समझ में नहीं आया हो आपको इसमें से? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? क्लियर है बेटा? ओल्ड नेम ऑफ इजिप्ट, ये ओल्ड नेम ऑफ इजिप्ट बेटा मिस्र बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मिस्र। मैं आपको लिख के बताता हूं, दिख रहा है आपको ये मैंने कैसे लिखा है? ये यहाँ पे लिखा है, मिस्र बोलते हैं इसको, दिख रहा है? क्लियर? और कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है। अब